जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से बीपीएससी की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आज हम इस सेट हमारा 5वां होगा। इससे पहले हमने लमसम 150 क्वेश्चन देख लिया है और यह हमारी 5वीं श्रृंखला है, जिसमें आज हम देखेंगे कि किस तरह से यह पानीपत का घटना हुआ और पानीपत के बारे में देखते हैं। जरा पानीपत के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई है। एक मराठों द्वारा, पहले बाबर द्वारा, दूसरा अगर बात करते हैं प्रथम बाबर द्वारा, दूसरा अकबर द्वारा, इसी का पोता द्वारा अकबर द्वारा, और तीसरा अब्दाली और मराठों के द्वारा। यह 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई है, जिनमें दो में मुगल को जीत मिली और बाकी इसमें अब्दालियों की जीत मिली, मराठों की हार हुई। देखिएगा, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पहला, उसकी घुड़सवारी सेना, बी सैनिक कुशलता, और सी तुलगामा पद्धति, और डी अफगानों की आपसी फूट। तो इसका तुलगामा पद्धति था। यह तुलगामा पद्धति था, जिसमें कहता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर के जीतने का मुख्य कारण तोपखाना एवं कुशल सेनापति था। और इस युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगामा, यह जो पद्धति थी, यह तुलगामा पद्धति यह युद्ध लड़ने की थी, ठीक है, जिसमें कहता है कि तुलगामा पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि को प्रयोग किया जाता था और 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की उस्मानी विधि कही जाती थी। और यह युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार किसी शासक द्वारा किसी आक्रांता द्वारा भारत में तोप का प्रयोग किया गया था और पहली बार 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर द्वारा तोप का यूज किया गया था। आगे दूसरा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था या इनकार कर दिया था? इसमें ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक सिंह उन्होंने जो निजाम साहब थे, निजामुद्दीन औलिया, मिलने से इनकार कर दिए थे। उसके बाद तीसरा, दो अस्पा से अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने, और यह औरंगजेब ने। तो यह शाहजहां द्वारा किया गया था और इन्हीं के द्वारा ताजमहल भी बनवाया गया था। अपनी पत्नी मुमताज के लिए, जो इनके अंतिम बच्चे को 13वें बच्चे को जन्म देने के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी समय इन्होंने ताजमहल इनके लिए बनवा दिया था। आगे देखिएगा, जवाबित का संबंध किससे है? तो इसमें कहता है राज्य के कानून से, उसके बाद मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, उसके बाद टकसाल से संबंधित कानून से या कृषि से संबंधित कानून से। तो ये राज्य को नियंत्रित करने वाले कानून थे, यानी राज्य के कानून से यह संबंधित है। आगे देखिएगा, फिर क्या कहता है टकसाल। उसके तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? तो यह जो है अकबर उनसे पहले का था, उसके बाद हुमायूं उनसे पहले का था, शाहजहां भी उनसे औरंगजेब, जो यह मुगल सत्ता का अंतिम वारिस था। 1707 में इसकी मृत्यु होती है और उसके बाद मुगल सत्ता का डिक्लाइन हो जाता है और सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो यह चांदी और तांबा के बने होते थे। उसके बाद भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो इसमें आप देखिएगा, इसमें पारसिया था, हिंदू यूनानी लोग थे, कुषाण थे और ये गुप्त के समय बने हुए थे। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है, गुप्त के समय, इसलिए ज्यादा खास हो जाता है। तो इसमें कहता है कि भागवत संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित थे, के विकास में गुप्त शासकों का योगदान अत्यधिक था। वैष्णव धर्म गुप्त राजाओं के राजाश्रय से लोकप्रियता की चरम सीमा पर
पहुंच गया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समान अनेक गुप्त सम्राटों ने अपने सिक्कों के नाम के साथ परम भागवत विशेषण का प्रयोग किया। तो संगम युग में उरैयू किस लिए विख्यात है? जो उरैयू है किस लिए विख्यात है? तो इसमें मशालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए यह जगह स्थान का नाम है। फिर कहता है कपास के व्यापार का मैदान, तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और विदेशी व्यापार से इसका कोई, जैसे विदेशी व्यापार का महत्व व्यापारिक केंद्र के लिए नहीं था, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र भी नहीं था। फिर कहता है कि कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग की, यानी यह जो परम योग की प्राप्ति करी इसने 1068 ईस्वी में प्राप्त किया था। तो इसमें ऑप्शन है सोमेश्वर फर्स्ट है, त्याश्रय, उसके बाद विक्रमादित्य 5 और जय सिंह सेकेंड। तो इसमें आपका सोमेश्वर सेकेंड फर्स्ट थे। इन्हीं के द्वारा यह तुंगभद्रा नदी में अपनी डुब्बी लगाकर इन्होंने परम योग को प्राप्त किया था। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह वैशाली में की गई थी। वैशाली यहीं पे आप देखते हैं कि महावीर का भी जन्म यहीं पे हुआ था, महावीर का भी जन्म यहीं हुआ था। हाँ, आगे देखिएगा पाटलिपुत्र, वैशाली, या तो फिर राजगिरी और कुंडलवन, या कश्मीर में है तो कश्मीर में नहीं, यह संगीति ये चौथी यहाँ हुई थी और यहाँ पे दूसरी हुई थी वैशाली में। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है? तो बाइजेंटाइन साम्राज्य था, उसी में जो गोल्ड के कॉइन थे, इसी के बारे में चर्चा कर रहा है कि जो नहीं मिले हैं उसी से संबंधित है। तो इसका आप देख रहे हैं, इसमें आपका ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से और दक्षिणी क्षेत्र से और पश्चिमी क्षेत्र से। तो उत्तर क्षेत्र में यह था, इसलिए उत्तरी क्षेत्र की बात की जा रही है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं की गई है? तो लोहा अभी तक हड़प्पा से इसके साक्ष्य हमको नहीं देखने को मिलते हैं। आगे देखिएगा, फिर कहता है चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो मंडप की है, शिखर की है, विमान की है और गोपुरम की है। तो यह विमान की है और ये तो आपको पता है कि क्या होता है। चलिए, उसके बाद मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र संकरी राजवंश की स्थापना किसने की? तो यह हुसैन शाह द्वारा की गई थी। हुसैन शाह शर्की द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जौनपुर में। यह जौनपुर में राजवंश था शर्की राजवंश की, यह हुसैन शाह द्वारा की गई थी। और दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो यह हुमायूं का मकबरा है जो दोहरे गुंबद वाला है। हुमायूं टॉम भी है, यह हुमायूं टॉम भी है, मकबरा इसी को बोलते हैं। और शेर शाह का मकबरा नहीं था, और शेर शाह का मकबरा यह बिहार में है जो एक टापू पे है। आगे देखिएगा, बाबर का मकबरा ये भी नहीं था। और उसके बाद बुलंद दरवाजा ये भी नहीं है, और ये का पता है आपको, देखिएगा। फिर कहता है उसके बाद गौतम बुद्ध कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण का मिले, या कहाँ मिले? गौतम बुद्ध को जो कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? तो कहता है उरुकबेला, बोधगया में, वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र और सारनाथ। तो नहीं, इनमें से यह उरुकबेला में मिले थे और उरुकबेला में यह मिले थे, ठीक है। जिसमें कहता है कि नवपाषाण काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के अवशेष उत्तर बिहार के चिरांद, सारण और चेचर वैशाली, यह चेचर वैशाली में एक गांव है चेचर, वही वैशाली से प्राप्त हुए हैं। और इनमें पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, फिर उसके बाद वाला यह देख लीजिएगा। तो यह चिरांद सारण है, चिरांद को सारण, तो यह मध्यकालीन पूर्वकालीन, तो यह आप देखिएगा, तो यह बिहार में चिरांद, यह दूसरा है, कहता है वही है चिरांद, चेचर वैशाली एवं वैशाली नहीं,
तो यह हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यह नवपाषाण काल का यह ऑप्शन होगा, नवपाषाण काल में। पटना को अजीमाबाद नाम दिया इन्होंने, इसमें परवेज ने, उसके बाद राजकुमार अजीम ने और अकबर ने और फर्रुखसियर ने, तो इसको नाम देने का काम किया राजकुमार अजीम ने, राजकुमार अजीम द्वारा दिया गया। अगर हम चर्चा करते हैं उसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें कहता है पटना में अनुशीलन समिति, जो अनुशीलन समिति पटना में थी की शाखा स्थापित की थी, तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, खुदीराम बोस ने। तो खुदीराम बोस के बारे में जरा जान लेते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी, तकरीबन 19 साल की उम्र में इनको फांसी की सजा दी गई थी, 21 साल की उम्र में भगत सिंह को दी गई थी, इसी तरह से आगे फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसमें सचिंद्र नाथ सान्याल को, तो इसके बारे में जरा जान लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा वर्ष 1913 में स्थापित की थी। यह 1913 में सचिंद्र नाथ द्वारा यह शाखा अनुशीलन समिति की स्थापित की गई थी। फिर जबकि बनारस में इसकी स्थापना वर्ष 1908 में हुई थी। बाद में सचिंद्र नाथ सान्याल पर बनारस षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया एवं आजीवन काला पानी की सजा दे दी गई। आगे देखिएगा, फिर इस तरह से यह 1913 में इन्होंने स्थापित करा था और 1908 में इससे पहले हो चुका था यूपी में। आगे देखिएगा, उसके बाद कहता है 1830 ईस्वी के दशक में पटना केंद्र था किसका, गोदरवाड़ी विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, संथाल विद्रोह का, तो यह बहावे विद्रोह का पटना केंद्र था। ई का आपको पता है। तो बीच में क्या कहता है जरा ध्यान देते हैं उसके ऊपर, जिसमें कहता है कि बहावे विद्रोह 1830 से 1860 यानी लगभग 30 साल तक चली के बीच रायबरेली के सैयद अहमद के नेतृत्व में हुआ था। यह रायबरेली के सैयद अहमद जो थे उनके नेतृत्व में यह हुआ था। और कहता है कि विद्रोह का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म से बुराइयों को दूर करना था और भारत में उसका मुख्य केंद्र पटना हो गया था। ठीक है, कहता है कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया गया, तो मिडिल एज में जो कहता है, तो यह अजीम उशान ने, हर्षवर्धन ने, शेरशाह ने और औरंगजेब ने, तो यह शेरशाह ने और यह भारत पे राज भी किए थे शेरशाह। आप देखते हैं 1540 से लेकर के 45 तक, और इन्होंने ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थी वह बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव थी। इन्होंने रुपी प्रणाली की भी स्थापना की थी। और उसके बाद आप देखते हैं कि शेरशाह के जैसे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव था, अकबर ने भी अपने शासनकाल में, जिनका अकबर का शासनकाल अगर हम बात करते हैं 1642-43 में इनको गद्दी पर बिठा दिया गया था। इनकी जन्म होती है 1500 में इनको बिठा दिया गया था। और जैसे इनकी 1542-43 में इनकी जन्म होती है, महाराणा प्रताप से 2 साल छोटे थे, 2 वर्ष छोटे थे। और इनकी अगर बात करते हैं तो यह 1565 से लेकर के 1605 तक शासन करते हैं। इनके शासन में बहुत सारी हुई। आप 1656 से लेकर के 1605 तक अकबर का शासन होता है, जिसमें इन्होंने पहला इनका बाबर हेमू के साथ, यहाँ पे आप देखते हैं जिसको विक्रमादित्य कहा जाता था, यह हेमू के साथ इनका पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पहला पानीपत का युद्ध इनके पिता के साथ, इनके दादा के साथ, बाबर के साथ होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। उसके बाद मुगल सत्ता की स्थापना होती है। और यह दूसरा विजयी इसके बाद अकबर का होता है, जिसके बाद यह आप देखते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारत की इतनी बड़ी सत्ता को अपने हाथों में लेने में कायम होता है। और इनके बैरम खां इनके सेनापति थे, उनके द्वारा इस
युद्ध को लड़ा गया था और अकबर की विजय हुई थी। इसमें देखिएगा आगे फिर क्या कहता है, इसी चीज को कहा। हाँ, आगे कहा अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीखे दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया और शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था और तथा इनके पिता का नाम हसन खां था और हसन खां शहरशाह सासाराम की जागीरदार था। यह सासाराम का जागीरदार था और यही सासाराम में शेरशाह का मकबरा भी है जो एक टापू पे बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। 1922 लॉर्ड हार्डिंग, अगर हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया, तो बंगाल विभाजन की अगर बात करते हैं, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था, यह रद्द किया था, तो अगर बात करते हैं तो यह 1911 में किया गया था और प्रशासनिक इकाई कुछ दिल्ली छोड़ दी गई थी। जब जनता का विद्रोह हुआ तो इन्होंने दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में कठिनाई आ रही है, जिसके कारण से इन्होंने बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी और बंगाल विभाजन करके जो वहाँ की जो सत्ता थी उसको दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी 1905 में, और जनता का आक्रोश हुआ। तो 1905 के बाद इन्होंने क्या किया, 1911 में, फिर 11 में उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट जैसे तोड़ दिया गया, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल विभाजन, और उसको तोड़ दिया गया। आपने देखा 1912 में बिहार की स्थापना, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है। उसी के बाद यह बंगाल से हट करके बिहार का निर्माण होता है और उसके बाद आपने देखा कि 1936 में एक नव उदित बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य का निर्माण होता है और फिर 2000 में आप देखते हैं कि बिहार से झारखंड भी अलग हो जाता है। जितने भी मिनरल्स खनिज थे वो भी सारे खत्म हो गए। पूरे भारत में लगभग जितने मिनरल्स खनिज मिलते हैं उसका 27% आप देखते हैं कि यह आपको झारखंड में देखने को मिलता है। पूरे भारत का झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा वगैरह सारे आपको खनिज से संपन्न क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग साहब के बारे में आपने देखा, तो देख लीजिए जरा। 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। और उसके बाद कहता है वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और उल्लेखनीय है कि जुलाई 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई और इस दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था तथा बंगाल एक है वह वंदे मातरम के नारे लगाए गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद कहता है दक्षिणी गोलार्ध। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो सपोज दैट मान के चलिए इग्लोब है, इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर अक्षांश भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर होता है। कहता है दक्षिणी गोलार्ध मतलब नॉर्थ पोल, कहता है नॉर्थ पोल, दक्षिणी गोलार्ध जिसको नॉर्थ पोल, हाँ दक्षिणी गोलार्ध कहता है से सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो भैया सबसे बड़ा दिन जो दिसंबर महीना बीता है उसका 22 तारीख जो आता है उसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तो यह आप देखते हैं। फिर आगे यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूरोप है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है, तो कहता है अटलांटिक महासागर नहीं करता है। आप देख लीजिएगा अटलांटिक महासागर की मैप में स्थिति। उसके बाद अटलांटिक महासागर की आपने देख लीजिएगा। उसके बाद आप चर्चा करते हैं कि प्रशांत महासागर ये भी नहीं करता है, देख लीजिएगा दोनों की स्थिति सीधा उलट हो जाती है। फिर उसी में कैस्पियन सागर है, काला सागर है, तो काला सागर देख लीजिएगा यह आपको यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करता है। और मैप जरा देखिएगा तो यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करता है काला सागर। तो यह मैप जब देखिएगा तो इसको ऐसे करके देखिएगा, गोल करके देखिएगा ना, फ्लैट करके देखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा,
क्योंकि अमेरिका इधर हो जाता है, यूरोप ऐसे हो जाता है, फ्लैट करके, तो फिर ऐसे करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नील नदी का उद्गम स्थल, ये नील नदी का उद्गम स्थल अगर चर्चा करते हैं तो देखिएगा यह विक्टोरिया झील है, वहीं से नील नदी का उद्गम स्थल है। और फिर अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन से यथार्थ कथन सत्य है? तो अगर बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा अवसादी के लिए, तो देख लीजिए इन शैलों में जीव जंतु के भी जीवाश्म मिलते हैं और इसे स्तरीय शैल कहते हैं। और इनमें शैल प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी कुछ भी जल प्रवेश नहीं कर सकता है, ये आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा बहुत होती है। तो जरा इसका देखिए कौन सा होता है, ध्यान दीजिए, बताइए जरा, ABCD कौन सा है बताइए। तो नील नदी वाले पे चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा जरा नील नदी पे क्या कहता है। नील नदी की अगर बात करते हैं तो जिसमें नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो नील नदी को टैग मिला हुआ है, जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में 6853 किमी यानी 6853 किलोमीटर बहती है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है और नील नदी भूमध्य सागर से गिरती है। नील नदी जो है यह भूमध्य सागर से गिरती है। आगे देखिएगा, अब हम देख रहे थे शैल के बारे में। शैल के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन होगा ई, इन शैलों में जीव जंतु में जीवाश्म मिलते हैं, गलत है। इसे देखिए, ई का मतलब होता है एक या एक से अधिक। तो जरा चर्चा कर लेते हैं क्या कहता है। अवसादी शैल का निर्माण नदी, वायु, हिमनद आदि की अपरदन क्रिया से प्राप्त पदार्थों से जमाव से होता है और इन चट्टानों में कहता है दामोदर नदी निकलती है तिब्बत, छोटा नागपुर और नैनीताल के पास से या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलने का काम करती है, यानी निकलती है। और छोटा नागपुर जो है, यह छोटा नागपुर आप झारखंड, उड़ीसा इन सब क्षेत्रों में इसका फैलाव है, ठीक है। जिसमें कहा दामोदर नदी पश्चिम झारखंड और बंगाल में बहने वाली प्रमुख नदी है और यह छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी की पश्चिमी बंगाल को शोक कहा जाता है, यानी इसको शोक भी कहा जाता है, वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। और यह आपने देख लिया कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह आप देखा कि जो नदी है यह पश्चिम बंगाल वगैरह इन सब, झारखंड, पश्चिम बंगाल वगैरह इन सब जगहों पे जल ग्राहित करती है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद कहता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो वह ई, इसमें कहता है देखिएगा ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु और गंगा। इसके बारे में क्या कहता है? इसमें कहता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु नदी का स्रोत है और इन सतलुज मानसरोवर के समीप राकसताल सिंधु सानोख्याबा से निकलती है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तथा असोम में दिहांग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता हुंडरू जल प्रपात किस नदी पर निर्मित है? ये तो स्वर्णरेखा नदी पर है। इस पर आप देखिए कि आप टिस्को वगैरह कंपनी वगैरह इसी पर है, ठीक है। और यह झारखंड में है टिस्को वगैरह, और टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी और यहाँ 1911 से इस्पात उत्पादन भी प्रारंभ हुआ। उसके बाद केसर का, तो केसर सबसे ज्यादा भारत में जम्मू कश्मीर में होता है। फिर शिवालिक शैल, जो शिवालिक पहाड़ियां है, शिवालिक शैल के दक्षिणी भाग में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो यह गिरिपात स्थिति में है। फिर आगे देखिएगा, फिर कहता है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो यह मेगास्थनीज द्वारा कहा गया था, उसने इस पे अपनी इंडिका पुस्तक भी लिखी थी। फिर आगे देखिएगा, डीजल लोकोमोटिव्स कारखाना कहाँ है? तो यह वाराणसी में है।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार, तो यह इसमें जो यूरोप दिया गया, अफ्रीका दिया गया, उत्तर अमेरिका दिया गया है और दक्षिणी अमेरिका, इसमें अफ्रीका है। और सबसे बड़ा अगर महाद्वीप जो 7 महाद्वीप है उसमें बात कीजिएगा तो उसमें एशिया है। ठीक है, आगे देखिएगा, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी परियोजना है। फिर द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, यह प्रवाल उत्पत्तिका से बना हुआ है। फिर देखिएगा पेरियार, या क्या है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो इसमें आप बाघों के लिए यह पेरियार है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्यतः ओजोन छिद्र के लिए, तो इसमें आप देखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह गैस ओजोन के लिए काम करती है, उसको खराब करने का कारण है कि इसमें एसी वगैरह फ्रिज वगैरह से यही गैस निकलती है। आगे देखिएगा, फिर क्या कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कौन सा है, तो इसमें आप अगर बात करते हैं तो कच्छ में, तो कच्छ जो है यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला भी है और पूरे भारत में भी सबसे बड़ा जिला कच्छ ही है। बिहार में नकदी फसल कौन सी है, तो यह गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, यह उसकी नकदी फसल है। उसके बाद कहता है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच, तो इसमें जो आप घाघरा नदी है इसको जोड़ने का काम करती है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो यह रोहतास जिला है। फिर बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का तो 2.86% है। फिर देखिएगा बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला, तो इसमें आप देखिए किशनगंज, यहाँ सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। फिर त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो यह आपको गंडक नदी से आती है। गंडक नदी जो है आपको नेपाल से निकलती है, बिहार में कभी कभी बाढ़ का भी, और पटना में आकर के गंगा से मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। बिहार में बलथल मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है, तो यह गंगा नदी क्षेत्र के पूर्व में नहीं, यह गंगा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है। चलिए ठीक है, तो इसको देखिएगा बिहार में बलथल मिट्टी वाला, तो जिसमें क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, तो यह बलथल मिट्टी का क्षेत्र है। तो चलिए देखिएगा पंपास के बारे में देखते हैं। यह कहता है कि पंपास यह घास होता है और मलेशिया में रबर के बागान, उसके बाद आप देखते हैं ग्वाटेमाला में केले के बागान, ब्राजील कहवा के लिए फेमस है जिसको कॉफी बोलते हैं के बागान, और अर्जेंटीना में घास के मैदान। तो यह घास का मैदान है, ना कि कॉफी है, ना कि रबर है, ना कि केला है, यह एक घास का मैदान है। और पंपास एक घास का मैदान है जिसके बारे में कहता है कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं और इसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है, और यह शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है। फिर देखिएगा एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक वर्णित है, और यह क्या होते हैं, डीपीएसपी में वर्णित होते हैं। डीपीएसपी जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यह उसका पार्ट है जिसमें आर्टिकल अगर बात करते हैं तो इसका आर्टिकल 36 to 51 है, और 51 क की बात करते हैं तो यह आपका मौलिक कर्तव्य बनता है, या इसके लिए आपको बाध्यता नहीं है, जिसमें झंडे का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, सारे उसमें निहित होते हैं। आगे देखिएगा, कहता है लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन होता है। जो लोकसभा है तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा, उसके बाद लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा, तो सभी सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो संसद की बात करते हैं तो इसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा, और इसी में प्लस में अगर बात करते हैं तो संसद जो पार्लियामेंट बनता है इन दोनों से बनता है, और राष्ट्रपति इसके अभिन्न अंग होते हैं दोनों के। तो इससे नहीं होता है क्योंकि यह लोकसभा के प्रति होता है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा उसका नियुक्त किया जाता है। आगे देखिएगा पंचायती राज्य विषय है, तो यह किसका विषय है, तो इसमें कहता है समवर्ती सूची का। देखिएगा 3 लिस्ट होते हैं, सूची की बात करते हैं, एक केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। तो यह पूछता है किसका विषय है, तो समवर्ती सूची में होता है कि राज्य स्टेट्स एंड सेंटर दोनों मिलजुल कर 60-40 का काम करते हैं, ठीक है। और केंद्र सूची में होता है तो केवल केंद्र संबंधित जितने भी संपोषित योजना होते हैं केंद्र उस पर काम करते हैं 100%। राज्य सूची में होती है तो राज्य का देखरेख में 100% होता है, और दोनों के बीच में होती है तो 60-40
कभी कभी इतना, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में होता है 90-10 होता है, मतलब 90% केंद्र सेंटर का और 10% स्टेट का, इस तरह से करके इसको देखते हैं। तो यह राज्य सूची का विषय है। तो यह राज्य के डीपीएसपी, जैसे पंचायती राज्य, या आपने देखा था कि 73rd आर्टिकल अमेंडमेंट करके पंचायती, और 74 वाले में आपने देखा था कि नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का उसमें स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिएगा। उसके बाद संघीय लोकसभा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोकसभा आयोग की बात करते हैं तो संसद, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रवर समिति। तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद संघ लोक सेवा आयोग का चयन नहीं करता है। कारण होता है कि इसका अगर बात करते हैं, यह आर्टिकल 315 टू 323 तक इसमें लोक सेवा आयोग के गठन का, उसके वेतन का, उसके नियमावधि का, तो सारे चीज से इसमें लेखा जोखा। एक लोक सेवा आयोग का अगर बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग जो लोक सेवक होते हैं उनकी नियुक्ति का काम राष्ट्रपति करते हैं, और वेतन का काम जो राज्य में जिनका नौकरी ड्यूटी देते हैं, जहां जॉब होता है, उस राज्य के द्वारा उसको पैसे दिए जाते हैं वेतन के तौर पर। तो यह आर्टिकल अगर बात करते हैं तो इनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति ही से पद से हटा सकता है, दूसरे किसी का दम नहीं है कि इनको पद से हटा सकते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसमें अटॉर्नी जनरल है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, और विधि आयोग के अध्यक्ष है, और ए और सी दोनों है। तो जरा देखिएगा, इसको एजीआई बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल को एजीआई बोलते हैं, एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसको मुख्य न्यायाधीश को सीजेआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और विधि आयोग को आप जानते हैं कि लॉ, हाँ, तो कहने का मतलब है इसका एजीआई जो है, इसको सरकार को, भारत सरकार को कोई भी सलाह विषय पर कानूनी परामर्श देने का काम करता है, या सरकार के लिए काम करता है, और यह सरकार के लिए काम करता है। और उच्चतम न्यायालय की अगर बात करते हैं तो यह स्वतंत्र रूप से होकर के कार्य करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको देखते हैं। देखिएगा जरा क्या कहता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी देता है, और संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, और किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। जो एजीआई होते हैं, यह लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी कभी भी किसी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब उसमें किसी की सिलेक्शन की बात होती है, जैसे राज्यसभा में आपने देखा कि 2/3 बहुमत से पास करके किसी को चुना जाता है, तो उसमें एजीआई वोटिंग नहीं कर सकता है कि यही व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य के लिए हम इसको वोट कर रहे हैं, या लोकसभा के सदस्य के लिए इसको कुछ भी स्पीकर के लिए वोट कर रहे हैं। तो इसके लिए इनकी जरूरत नहीं, वोटिंग मान्यता नहीं है। बाकी इनके पास अथॉरिटी है कि दोनों सदन में से कहीं भी जाकर के घूम फिर करके पिकनिक मना के घर जा सकते हैं। आगे देखिएगा, और सीजीआई क्या होता है, यह सबसे ऊंच का जो अथी होता है ना, अदालत, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके यह मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या टोटल 34 है, और 34 में जिसमें 33 जज हैं और एक सीजेआई है, कुल मिलाकर के 34 हो जाता है। मोदी सरकार के आने से पहले यह संख्या 31 थी, एक सीजेआई और 30 ऐसे, जो वर्तमान में अभी 34 हो गई है। आगे देखिएगा, फिर कहता है, हाँ, उसके बाद इतना हमने देख लिया, विधि आयोग भी देख लिया। विधि आयोग क्या होती है? विधि आयोग से संबंधित होती है, जितने भी मुद्दे बनते हैं उस पर के देखरेख करने का काम करती है। ठीक है, इसको देख लीजिए। क्या कहा कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है, और यद्यपि उसे देखिएगा, इसमें कहता है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री, तो इसमें 6 महीना इसका आंसर होगा। ड्यू टू रीजन कहे कि जब मान के चलिए कोई भी, जिस तरह से आप देखते हैं कि भारत में इंदिरा गांधी, एक बार ऐसा हुआ था, सोनिया, हाँ, इंदिरा गांधी, कि वह किसी भी सदन की सदस्य नहीं थी, लेकिन उसके बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और मैंडेटरी होता है कि वह मंत्री बनने के बाद 6 महीना के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का उन्हें सदस्यता मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार छोड़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो इसका 6 महीना होता है। तो देख लेते हैं जरा इसके बारे में। कहता है भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है, और यद्यपि देखिएगा, भारत में कोई भी व्यक्ति
किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है, यद्यपि उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है और सदस्य के रूप में निर्वाचन न होने की स्थिति में उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। आगे देखिएगा मेरे दोस्तों, फिर कहता है कि 54 में भारत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भाई कब हटाया जाएगा, देखिएगा इसमें हटाने की प्रक्रिया में इसमें महाभियोग लगा करके इसको पद से हटाई जाती है, लेकिन और भी कुछ प्रावधान है। देखिएगा कहता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए आप देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति इसको नहीं हटा सकता है और यह राष्ट्रपति के काम के लिए ही इसको नियुक्त किया जाता है और लोकसभा द्वारा। उसके बाद आप देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, इनके पास पावर नहीं होती है कि ये इनको हटा सकते हैं, ये लोग बस इसी तरह क्योंकि इनकी नियुक्ति करते हैं तो संसद द्वारा इसको, क्योंकि 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है और संसद द्वारा इसको प्रस्ताव ला करके इनको हटाने का काम किया जा सकता है। ये आपको पता है कि इसमें क्या है, ये कोई नहीं तो एक से अधिक। आगे देखिएगा भारत में लौकिक, एक बार देख लेते हैं जरा 54 वाले को, जिसमें कहता है भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने की स्थिति में संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत हटाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना आवश्यक होता है और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, फिर इसमें कहता है कि भारत में राष्ट्रपति हो गया, फिर कहता है आगे कि भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ध्यान दीजिएगा, कहा प्रजातांत्रिक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से और जनता के लोकतंत्र शब्दों से और हम भारत के लोग इन शब्दों से। तो आपको पता है कि जब शुरुआत होता है प्रस्तावना तो कहता है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र बनाने के लिए, तो याद रखिएगा कि यह हम भारत के लोग से शुरू होता है। चलिए, तो यह आज की हमारी कक्षा समाप्त होती है, मिलेंगे तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।